तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंटेंट है और स्पिरिट है वो दोनों अपने आप में यूनिक है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगभग लगभग विश्व के सभी कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ बोरो किया गया है इसमें। और इसके काफ़ी सेलिएंट फीचर्स हैं जो हमें दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा अपने आप को अलग साबित करता है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल फीचर्स थे वो धीरे धीरे कुछ कुछ बदल चुके हैं। इट हैज़ अंडरगोन ए सब्सटेंशियल चेंज। और क्योंकि काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, जैसे सेवन्थ, 42nd, 44th, 73rd, 74th एंड 97th, ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं। लेकिन 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, वो एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट था, इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं इस अमेंडमेंट को। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट और बहुत सारे चेंजेस किए गए थे वेरियस पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंदा भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पार्लियामेंट को जो पावर मिलता है अंडर आर्टिकल 368 टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इससे ये नहीं होना चाहिए कि अमेंडमेंट के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें बदलाव आ जाए। तो ये बदलाव बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं आना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था। सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पहला जो टॉपिक है वो है लेंथीएस्ट रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का क्लासिफिकेशन दो टाइप से होता है, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया जैसे अमेरिका का हो गया, अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन अनरिटेन कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश का भी कॉन्स्टिट्यूशन रिटेन कैटेगरी में आता है और ये लेंथीएस्ट ऑफ ऑल द रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत एलोबरेट किया गया है, बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट है ये। ओरिजिनली 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रियम्बल 395 आर्टिकल्स डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। और 2006-2016 तक इसमें एक प्रियम्बल 465 आर्टिकल, ठीक है, पहले 395 था, अब 465। 22 पार्ट्स थे पहले, अब 25 पार्ट्स हो गए। पहले 8 शेड्यूल थे, अब 12 शेड्यूल हो गए। 2016 का डाटा बता रहा हूँ मैं। तो इस तरह से बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए सिंस 1951। और इससे जो है 20 आर्टिकल्स और एक पार्ट को डिलीट किया गया और 90 आर्टिकल्स, 4 पार्ट्स और 4 शेड्यूल्स को ऐड भी किया गया। तो वर्ल्ड में कोई और कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है किसी देश का जिसमें इतने आर्टिकल्स और शेड्यूल्स हों। तो 4 फैक्टर हैं जिनके कारण हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का साइज़ एक हाथी के बराबर हो गया है, बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हो गया। तो उसका कारण है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर्स। हमारी कंट्री बहुत वास्ट है, बहुत डाइवर्स है। एक ये फैक्टर जो है ना, ज्योग्राफिकल फैक्टर, ये भी इसके एलिफेंटाइज साइज का कारण है। दूसरा है हिस्टोरिकल फैक्टर्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आपको जो है ना वो खुद बल्कि था, तो उसका इन्फ्लुएंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर भी आ गया। तो हिस्टोरिकल फैक्टर्स हो गया। तीसरा है कि एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है यहाँ पर, सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी, ठीक है। तो दोनों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसके कारण भी थोड़ा बल्कि हो जाएगा, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी आर्टिकल्स बढ़ जाएंगे। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में जो था ना, लीगल पर्सन्स बहुत थे, लॉयर्स बहुत थे, उनको कानून की बहुत बृहद जानकारी थी। तो उन्होंने जब अपने अंदाज में से लिखा तो उसके कारण भी थोड़ा सा ये बल्कि हो गया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नेंस के लिए जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स चाहिए वो मेंशन्ड है। इसमें डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस जो चाहिए वो भी मेंशन्ड है। और मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के लिए जो कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो काफ़ी मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ ने ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन में डाल दिया है या उसके लिए पॉलिटिकल कन्वेंशन स्टेब्लिश कर दिया है। लेकिन इंडिया में इस तरह का कोई केस नहीं है। इंडिया में सारे मैटर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं, इसीलिए इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा बल्कि बन जाता है। अब देखते हैं ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो दूसरा टॉपिक ये हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने को काफ़ी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है, इसके कुछ मोस्ट ऑफ इट्स प्रोविजंस। और कुछ जो है ज़्यादातर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिया गया है। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्राउडली इस चीज़ को जाहिर करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड आफ्टर रैंसैकिंग ऑल द नोन कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया के सभी कॉन्स्टिट्यूशन को चांद मारने के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया है। ये बी आर अम्बेडकर जी प्राउडली एक्लेम करते हैं इस चीज़ को। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल पार्ट है, स्ट्रक्चर, वो ज़्यादातर टू ए लार्ज एक्सटेंट वो कहाँ से लिया गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देता है। और जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स एंड एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से लिया गया है? इसका इंस्पिरेशन आता है हमें अमेरिकन और एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से। अमेरिकन से फंडामेंटल राइट्स और एरिस कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिया गया। तो पॉलिटिकल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट का सिद्धांत और एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर के बीच क्या रिलेशन होगा। तो ये लार्जली कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और बाकी अदर प्रोविजंस जो हैं, जैसे कि कनाडा से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, जर्मनी, रशिया, उस समय यूएसएसआर था, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान एंड सो ऑन।
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और मटेरियल रिसोर्स के तौर पे था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वहीं से इसका ज़्यादा चीज़ डिराइव किया गया है। फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स, पब्लिक सर्विस कमीशंस और भी जितने और भी अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स जितने हैं वो सब जीओआई एक्ट 1935 से ही दिया गया है। कहा जाए तो मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस या तो आइडेंटिकल हैं या बहुत मिलते जुलते हैं, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। अब तीसरा टॉपिक है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासीफाई किया जाता है दो चीज़ों में, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन वो है जिसमें अमेंड करने के लिए एक स्पेशल प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी रिजिड। फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसको अमेंड करने के लिए हम उसी तरह से अमेंड कर सकते हैं जैसे कि ऑर्डिनरी लॉज बनाते हैं, तो इतना आसान होता है अमेंड करना। तो वो उसका एग्जांपल हम ले सकते हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की। अब बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये ना तो रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है, दोनों का ब्लेंड है ये इसीलिए टॉपिक का नाम है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। इट डिनोट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन दोनों का सिंथेसिस करके बनाया गया है। आर्टिकल 368 जो है ना, ये प्रोवाइड करता है दो टाइप के अमेंडमेंट्स। इसके अंतर्गत सम प्रोविजंस कैन बी अमेंडेड बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ प्रोविजंस को हम स्पेशल मेजोरिटी चाहिए ही हमें अमेंड करने के लिए। तो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या हुआ, 2/3 मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जितने लोग वहाँ पर प्रेजेंट हैं हाउस में और वोट कर रहे हैं, उनका 2/3 चाहिए एज ए मेजोरिटी। और एक दूसरी मेजोरिटी भी चाहिए, जो टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस जो है ना, इरेस्पेक्टिव मतलब प्रेजेंट एंड एब्सेंट दोनों मिला के वो हुआ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस, उस मेजोरिटी का 50% से ज़्यादा चाहिए, मतलब 50% प्लस 1, ये भी फुलफिल होना चाहिए। और प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 मेजोरिटी, ये दोनों जब फुलफिल होगा, है ना, दोनों, तब जाके हम कहेंगे कि स्पेशल मेजोरिटी अटेन हो गई है और उसके थ्रू हम उस अमेंडमेंट कर सकते हैं। दूसरा है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो कि जिसमें स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, और प्लस हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स जितने राज्य हैं उनका हाफ मतलब 50% राज्य का के द्वारा हमें रेटिफिकेशन भी चाहिए, उनकी सहमति भी लेनी पड़ेगी उनके असेंबली के द्वारा। तो इस तरह से जो है दो टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स जो है प्रोवाइड करता है आर्टिकल 368। तो ये जो दो टाइप अमेंडमेंट थे ये शो कर रहा है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो रिजिड है। अब कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसको अमेंड करने के लिए सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट चाहिए, जैसे कि किसी ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में रिक्वायरमेंट होता है। तो ये जो है ना आर्टिकल 368 में नहीं आता है। तो ये शो करता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल है। अब आते हैं फोर्थ टॉपिक, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ना, ये इस्टेब्लिश करता है एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना या इसमें जो है एक फेडरेशन के लिए जो फीचर्स की जरूरत होती है वो सारे मौजूद हैं। फेडरल सिस्टम के लिए क्या चाहिए, दो गवर्नमेंट होना चाहिए, डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए दोनों के बीच में, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, बाई कैमरलिज्म होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे यूनिटरी फीचर्स भी हैं, इसको हम नॉन फेडरल फीचर्स कहते हैं, जैसे कि ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, सिंगल सिटीजनशिप, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, ऑल इंडिया सर्विसेज, इमरजेंसी प्रोविजंस एंड सो ऑन। तो फेडरल सिस्टम में रिक्वायरमेंट है कि स्टेट का गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंट्रल का गवर्नमेंट होना चाहिए, दोनों पावरफुल होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि सेंटर स्ट्रांग हो जाता है, इसके कारण ये यूनिटरी फीचर हो जाता है ड्यू टू द स्ट्रांग नेचर ऑफ द सेंटर। अब फेडरल सिस्टम में दो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक सेंटर का और एक स्टेट का अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, तो फिर यूनिटरी फीचर हो जाता है इसका। डुअल सिटीजनशिप होगी फेडरल सिस्टम के लिए जरूरी है, लेकिन हमारे यहाँ सेंटर है, स्टेट है, लेकिन सिटीजनशिप एक ही है, वो है इंडिया की सिटीजनशिप, अलग अलग स्टेट्स की सिटीजनशिप नहीं है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फिर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है ना, हाई कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, सब इंडिपेंडेंट है, उसका उसमें कोई दखलंदाजी नहीं है एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के द्वारा। लेकिन दे आर इंटीग्रेटेड, मीन्स हम पहले लोअर कोर्ट में अपील करते हैं, फिर हम सेटिस्फाइड नहीं है तो हाई कोर्ट में जाते हैं, फिर सेटिस्फाइड नहीं सुप्रीम कोर्ट। इंटीग्रेटेड नेचर है ना। हाई कोर्ट जो है वो सब स्टेट्स में है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिल्ली में है, सेंटर में माना जाता है उसको। ठीक है, तो इसी तरह सेंटर स्टेट के जो ये होते हैं रिप्रेजेंटेटिव हेड, गवर्नर, वो सेंटर के द्वारा अपॉइंट होते हैं। तो ये हुआ जहाँ पे स्टेट में सेंटर की दखलंदाजी नहीं होती है, तो वो हो गया फेडरल सिस्टम गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ पे स्टेट के बहुत सारी चीज़ों में सेंटर का डोमिनेटेड होता है ना, तो वो डिनोट कर देता है यूनिटरी फीचर्स को। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ा समझने की कोशिश कर लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी फेडरेशन शब्द का जिक्र नहीं है, ये याद रखना है। आर्टिकल 1 कहता है इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट्स, इट इज़ नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इससे दो बातें पता चलती हैं, पहला कि इंडियन फेडरेशन जो है ना, वो बहुत सारे स्टेट्स के एग्रीमेंट के कारण ये फेडरेशन नहीं बना है,
ठीक है, हम एग्री करते हैं, हम आपके साथ रहेंगे, इस तरह से स्टेट नहीं है, दे आर बॉन्डेड टू बी टुगेदर। और दूसरा है कि किसी भी स्टेट को ये राइट नहीं है कि वो इस फेडरेशन से अलग हो जाए, ठीक है, दे आर बॉन्डेड टू बी हियर एज ए यूनाइटेड फॉर। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ पे इंडियन फेडरेशन का सिचुएशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर काफ़ी सारे बातें हैं, जैसे कि कुछ ने कहा है कि इट इज़ फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, किसी ने कहा है कि क्वाजी फेडरल है, कोई इसे बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं, कोई कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कह रहे हैं का नाम देते हैं, या फिर कोई कहते हैं कि फेडरेशन विथ ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। तो इस तरह से कई महान महान लोगों ने इस तरह का वर्ड्स यूज किया है फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब फिफ्थ आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो हमने अडॉप्ट किया है, ऑप्ट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से। हमने अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से इसको नहीं लिया है। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दो हो गए, तो ब्रिटिश और अमेरिका में दोनों अलग अलग। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है ना, वो बेस्ड होता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इस सिद्धांत पे पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होता है वो बेस्ड होता है, और ये होना चाहिए लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स के बीच में। जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो होता है वो बेस्ड होता है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द टू। तो इसमें जो पावर्स होते हैं ना, वो बांट दिया जाता है कि हमारा सेंटर का ये पावर्स है, स्टेट का ये पावर्स है, हम आप में दखलंदाजी नहीं करेंगे, आप हम में नहीं करेंगे। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पे बेस्ड होता है उसके डॉक्ट्राइन पे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म सिस्टम। और पार्लियामेंट्री जो है वो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन पे हो जाती है, समझ रहे हैं? तो हम आपको कोऑपरेट करेंगे, आप हमको करिए, हम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आप हमको करिए, इस तरह का भाईचारा टाइप का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम और कई नाम से जानते हैं, वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम को। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम तो सेंटर पर तो स्टेब्लिश करता ही है, बल्कि स्टेट्स में भी हमारा जो है ना पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। और हमारे जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन इंडिया जो है, उसमें पहला फीचर क्या है इसका कि यहाँ पे नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स हैं बोथ, मेजोरिटी पार्टी का रूल है, और एग्जीक्यूटिव्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू द लेजिस्लेचर, और मिनिस्टर्स का जो होता है वो मेंबरशिप होता है इन द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर के मेंबरशिप होते हैं, मेंबर्स होते हैं। और जो लीडरशिप हमें मिलती है सेंटर में, वो मिलती है प्राइम मिनिस्टर की, और स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर की। और हमारा जो लोअर हाउस होता है, जैसे हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया लोकसभा, और स्टेट गवर्नमेंट हो गया लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये दोनों डिसॉल्व भी किए जा सकते हैं। ऐसे तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो लार्जली बेस्ड है ब्रिटिश पैटर्न पे। ठीक है, फिर भी कुछ फंडामेंटल डिफरेंस हैं दोनों में, हमारे में और ब्रिटिश में। जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट जो है ना, ये सॉवरेन बॉडी नहीं है, मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जैसे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट है, वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। बल्कि इंडियन स्टेट का जो हेड है वो इलेक्टेड हेड है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या रिपब्लिक है, गणतंत्र है, तो हमारा हेड इलेक्टेड हेड होता है, वाइल ब्रिटिश का जो हेड है वो हेरिडेटरी हेड है, मोनार्की सिस्टम में जैसे होता है, परिवारवाद, मतलब राजा के बाद उसके संतान, उसके बाद वो राजा बनेंगे, फिर उसके बाद इस तरह से। तो हमारे तो प्रेसिडेंट को हम लोग डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहे वो इंडिया में हो या ब्रिटेन में हो, इसमें प्राइम मिनिस्टर का जो रोल हो जाता है ना दोनों टाइप में, वो बहुत सिग्निफिकेंट और क्रुशियल होता है। ठीक है, इसीलिए पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं इसे प्राइम मिनिस्टेरियल गवर्नमेंट, क्योंकि रियल पावर वही होता है। तो चलिए अब देखते हैं सिक्स्थ टॉपिक, सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। तो हमारा जो डॉक्ट्राइन ऑफ सोवेरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है वो एसोसिएटेड है ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और जो प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी है वो आता है अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट से। और जिस तरह हमारा इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो ब्रिटिश के सिस्टम से डिफर करता है, उसी तरह हमारा जुडिशियल रिव्यू पावर जो सुप्रीम कोर्ट का है इंडिया में, वो थोड़ा सा नैरो है एज कम्पेयर टू व्हाट एग्जिस्ट्स इन द यूएस। इसीलिए अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगेंस्ट दैट ऑफ प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाय लॉ, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है आर्टिकल 21। इसीलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स जिन्होंने बनाया है इसे, उन्होंने पूरा पूरा ख्याल रखा है कि ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी और अमेरिकन प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल सुप्रीमेसी, ठीक है, इसमें इसको प्रॉपरली सिंथेसिस किया गया है दोनों के इससे। जैसे कि देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, वो किसी भी पार्लियामेंट्री लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, और ये उसके पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आता है। उसी तरह पार्लियामेंट जो है वो भी अमेंड कर सकता है मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पावर के अंतर्गत आता है। अब सेवंथ टॉपिक है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसे जुडिशियल सिस्टम को स्टेब्लिश करता है जो कि इंटीग्रेटेड है,
नीचे के कोर्ट से लेकर ऊपर तक के कोर्ट सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है और वे इंडिपेंडेंट भी है। इसमें हमारा सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर है इस इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम में हमारे इंडिया में। और स्टेट लेवल पे देर आर हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट के अंडर में देर आर इन हायरार्की ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, इस तरह का। तो एक्चुअली दिस इज अ सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स, ठीक है। तो इनको इन्फोर्स करना है बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज, जो कि थोड़ा यूएसए से अलग हुआ, ठीक है। वेयर जहाँ पे फेडरल लॉज जो होता है वो इन्फोर्स किया जाता है बाय फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज आर इन्फोर्स बाय स्टेट जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट एक फेडरल कोर्ट की तरह काम करता है, मीन्स इसको स्टेट का भी देखना है, सेंटर का भी देखना है। ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील के तौर पे देखा जाता है, ठीक। और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स का गारंटर भी है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन भी है। तो ये इतने सारे रोल हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस इंक्लूड किए गए हैं, और इनके इसके इंडिपेंडेंस को कोई खतरा नहीं पहुंचे, इसके लिए इसकी सिक्योरिटी मिलती है इसके टेन्योर ऑफ जजेस को, उनका टेन्योर ऑफ द जजेस को सिक्योर्ड होता है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस है जजेस के लिए, और जो सारे एक्सपेंसेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो कहाँ पर से लिया जाता है, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर बियर किया जाता है। और देर इज अ प्रोहिबिशन, मतलब ये एक तरह से पाबंदी है ऑन द डिस्कशन ऑन द कंडक्ट ऑफ द जजेस इन द लेजिस्लेचर में हम किस जज ने क्या जजमेंट दिया, उसके प्रोज कॉन्स, इस तरह के कोई भी डिस्कशन हम कंडक्ट लेजिस्लेचर में नहीं कर सकते हैं। और रिटायरमेंट के बाद जजेस पर बैन होता है प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी पर्सनली अपने आप को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कोई जजमेंट नहीं दे सकता है। और इनके पास पावर होता है तो पनिश, यदि कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो ये उन्हें पनिश भी कर सकते हैं। और देर इज अ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, और जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रहती है, एंड शो ऑन। एट्थ टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देती है। पहला राइट टू इक्वलिटी, जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक डिस्क्राइब्ड है। सेकेंड राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। थर्ड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, वो आर्टिकल 23 टू 24 के बीच में है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट इज आर्टिकल 32। फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रमोट करती है द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। और ये लिमिटेशंस प्रोवाइड करती है एग्जीक्यूटिव्स के, अब एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा यदि कोई अन्याय हो रहा है तो उस पर ये लिमिट लगाती है। और साथ ही साथ ये यदि लेजिस्लेचर में कुछ मनमाने अनियंत्रित कुछ कानून बन रहे हैं तो उस पर भी ये लिमिटेशंस लगाती है। ये जस्टिसेबल है इन नेचर, मीन्स हम कोर्ट के द्वारा इसको इन्फोर्स कर सकते हैं जब इनका वायलेशन हो रहा हो। सो जो पीड़ित व्यक्ति है, एग्रीव्ड पर्सन जो है, वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, उसे लोअर कोर्ट से होकर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो अपील कर सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकती है रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरारी, क्यो वारंटो, ठीक है, ताकि राइट्स को फिर से रिस्टोर किया जा सके और जो अन्याय हुआ है पर्सन के साथ उसे उससे उसको बचाया जा सके, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं दिस इज जस्टिसेबल इन नेचर। जैसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो जस्टिसेबल नहीं है, यदि कोई सरकार या कोई बॉडी उसका पालन नहीं करती है तो आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, दे आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, अपने में परिपूर्ण नहीं है पूरा, ठीक है। और इसमें आपको कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं, मतलब पूरी आज़ादी नहीं है, आज़ादी कुछ रेस्ट्रिक्शंस के आधार पर आपको दी जाती है। दे आर नॉट सैंक्रोसेंट, ठीक है। और इसको कभी भी कर्टेल किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है बाय द पार्लियामेंट, और कैसे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसके थ्रू इसको या तो उसमें कटौती की जा सकती है या उसको वापस भी लिया जा सकता है। और जब नेशनल इमरजेंसी का सिचुएशन हो तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड भी किया जा सकता है, एक्सेप्ट दो राइट्स जो हमें आर्टिकल 20 और 21 के द्वारा दिया जाता है, इनको छोड़ के बाकी सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। नाउ कमिंग टू द 9th पॉइंट, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। बी आर अम्बेडकर के द्वारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसको एक नॉवल फीचर की तरह देखा गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ सम्मिलित है, ये पार्ट 4 द कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। इसको हम 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं, पहला सोशलिस्टिक, दूसरा गांधीयन और तीसरा लिबरल इंटेलेक्चुअल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को बनाया गया है ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी को प्रमोट किया सके, इसकी विचारधारा को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है, और हमारा भारत एक वेलफेयर स्टेट की तरह स्थापित हो, इस उद्देश्य से इसको बनाया गया है। अब फंडामेंटल राइट से थोड़ा सा भिन्न, उससे डिफरेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है जस्टिसेबल नहीं है नेचर में, हमने बताया, मीन्स इसको हम कोर्ट्स में कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं करा सकते हैं जब इसका वायलेशन हो। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप को डिक्लेयर करती है
कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमें मिले हुए हैं वो अपने गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, कंट्री के गवर्नेंस के लिए बहुत ही फंडामेंटल चीज़ है। और ये हर स्टेट का कर्तव्य होगा कि वो जब भी लॉ बनाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसको मद्देनजर रखकर, इनके सिद्धांतों को फॉलो कर कर लॉ बनाए। ठीक है। सो डीपीएसपी जो है वो एक मोरल ऑब्लिगेशंस इम्पोज करती है स्टेट अथॉरिटीज़ को कि वो इसको लागू करें। ठीक है। और रियल फोर्स जो है ना बिहाइंड देम, दैट इज पॉलिटिकल, दैट इज पब्लिक ओपिनियन। और इसके पीछे पब्लिक ओपिनियन जो है वो रियल फोर्स की तरह काम करता है। तो इन मिनर्वा मिल्स केस 1980 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है इस तरह से कि एक बैलेंस क्रिएट हो सके फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बीच में। अब 10th पॉइंट आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स प्रोवाइडेड नहीं था। इसको ऐड किया गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरनल इमरजेंसी बिटवीन 1975 टू 1977। और इसको लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। रिकमेंडेशन दिया गया था बाय सोरेन सिंह कमेटी। और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया है। सो पार्ट 4A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज आर्टिकल 51A, एक ही आर्टिकल है। ठीक है। इसमें हमारे 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जैसे कि टू रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, टू प्रमोट द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमॉन्गस्ट ऑल द पीपल। ठीक है। टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर एंड सो ऑन। इस तरह से ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य होते हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ एक तरह से ना रिमाइंडर की तरह काम करती है टू द सिटीजन्स कि जिस तरह से आप ना राइट्स एंजॉय कर रहे हो उसी तरह से ना आपके कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। ठीक है। तो हम लोग को ना कॉन्शियस रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए अपनी ड्यूटीज़ के प्रति भी, कि हमारे कंट्रीज़ के प्रति, हमारे सोसाइटी के प्रति, हमारे अपने फेलो सिटीजन्स जो हमारे साथ रहते हैं उनके प्रति हमारी क्या ड्यूटीज़ बनती है। ठीक है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है उसी की तरह ड्यूटीज़, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो है ना वो भी नॉन जस्टिसेबल इन नेचर है। कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता कि किसी ने फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभाया है। ठीक है। तो नॉन जस्टिसेबल हो गया नेचर।